हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो हमारा सी टेट 31 जनवरी 2021 को प्रस्तावित है और उसके लिए अभी बहुत ही कम समय बचा है। तो ऐसे में ये सी टेट क्वालिफाई करने के लिए पेडागोजी बहुत ही अहम रोल निभाता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सी टेट में 75 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है और 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। प्रत्येक सब्जेक्ट से 15-15 नंबर के पेडागोजी से सवाल पूछे जाते हैं और 15 नंबर के ही कंटेंट से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण हिंदी, ठीक है, की पेडागोजी को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी एक वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके 15 में से 15 नंबर आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद जब प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके देखेंगे तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस शर्त केवल इतनी है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ ट्रिक्स एंड टैग वर्ड्स को डिस्कस करूंगा, जिसके माध्यम से आप ऑप्शन देखते ही उस ऑप्शन को लगा देंगे जो सही होगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और यदि आपको ये हिंदी पेडागोजी का, जो कि संपूर्ण हिंदी पेडागोजी का वीडियो है, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको और भी अन्य सब्जेक्ट की वीडियो इसी वे में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। और आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 1K लाइक्स का, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और मैं सी टेट और यूपी टेट पहली बार में क्वालिफाई कर चुका हूं, तो आप मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत 9 टॉपिक आते हैं, तो जिसमें से पहला टॉपिक होता है अधिगम एवं अर्जन, ठीक है। तो भाषा का अधिगम एवं अर्जन ये पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम अर्जन को, क्योंकि पहले अर्जन आता है, ठीक है, उसके बाद अधिगम होता है। तो जो ये अर्जन है, ठीक है, वो क्या होता है, विद्यालय जाने से पूर्व होता है, ठीक है। विद्यालय जाने से पूर्व क्या होता है, भाषा का अर्जन होता है। जैसे कि अ, अ, बच्चा पैदा होने के बाद अपने परिवार में, ठीक है, अपने पास आस पड़ोस में, ठीक है, इन जगहों पर क्या करता है, भाषा का अर्जन करता है। इसमें कोई भी नियम नहीं होता है, बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है। यानी अपने बड़ों से वो, जैसे उनके परिवार में बड़े लोग जैसा व्यवहार करते हैं भाषा के बारे में, उन्हीं को वो स्वाभाविक रूप से सीखता है। यानी कि जैसे बड़े बोलेंगे उन्हीं को अनुकरण करके सीखता है। और ये इसमें क्या होता है, मातृभाषा को अर्जित किया जाता है, ठीक है। तो भाषा अर्जन के बारे में हमने क्या सीखा, जो भाषा अर्जन है वो परिवार एवं समाज में सीखा जाता है, ठीक है। और ये अनुकरण द्वारा सीखा जाता है, जो परिवार में बड़े सदस्य होते हैं उनके अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। और इसमें कोई नियम नहीं होता और सहज स्वाभाविक रूप से सीखता है बच्चा। और बच्चा अपनी मातृभाषा में सीखता है, जो उसके परिवार की मातृभाषा होगी उसी में ही सीखेगा, ठीक है। और ये विद्यालय जाने से पूर्व सीखा जाता है भाषा अर्जन। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो भाषा अर्जन होता है वो बच्चे की भाषाई पूंजी होती है, ठीक है। अब समझते हैं भाषा अधिगम को। तो भाषा अधिगम विद्यालय में जाने पर होता है, यानी विद्यालय में सीखते हैं बच्चे। उसके बाद में ये नियमबद्ध रूप से सीखा जाता है, ठीक है। विद्यालय में नियमबद्ध रूप होते हैं, उनसे उनके द्वारा सीखा जाता है। और ये अध्यापक द्वारा प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है, अध्यापक द्वारा सिखाया जाता है। और ये मानक, यानी कि जिसको हम द्वितीय बोलते हैं, मानक भाषा के रूप में सीखी जाती है, ठीक है। और ये शिक्षक के द्वारा पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण विधियों द्वारा सिखाया जाता है, क्या, भाषा अधिगम, ठीक है। तो आई होप आपको अधिगम और अर्जन में अंतर पता चल गया होगा, ठीक है। यानी अगर एक लाइन में अगर हम कहें तो विद्यालय जाने से पूर्व बच्चे का भाषा अर्जन होता है और विद्यालय जाने के बाद
बच्चे का भाषा अधिगम होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है। भाषा शिक्षण में 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। पहला है अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है। अनुकरण के सिद्धांत में क्या करेगा बच्चा, बड़ों का अनुकरण यानी कि बड़ों की कॉपी करके सीखता है। ठीक है। और साहचर्यता का सिद्धांत क्या होता है, इसमें किसी वस्तु को दिखाकर उसका शब्द बताया जाता है, जिससे कि बच्चा उसका शब्द एक इमेज की फॉर्म में याद कर लेता है। ठीक है। जैसे आपने दूध को दिखाकर कहा कि ये दूध है, तो बच्चा देख लेगा और कहेगा हाँ ये दूध है। ठीक है। उसके बाद में प्रयोग का सिद्धांत, तो प्रयोग करके यानी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके इसमें सिखाया जाता है प्रयोग के सिद्धांत में। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है बोलने और सुनने की भूमिका। तो इसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अवसर देना चाहिए और सुनने ज़्यादा से ज़्यादा जो अध्यापक आदर्श वाचन करता है उसकी सुनने की भूमिका होती है। तो अवसर शब्द आपको मिलेगा, वो ऑप्शन आपको सही कर देना है। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। तो इस टॉपिक के माध्यम से प्राइमरी लेवल में यह बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, व्याकरण निषेध है। ठीक है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का रोल हो सकता है। ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर आपको व्याकरण के द्वारा नहीं पढ़ाना है। ठीक है। ये यदि आपको किसी भी ऑप्शन में दिखे व्याकरण प्राइमरी वाले पेपर में, तो आपको वो देखते ही काट देना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भाषा विविधता। तो आपको वीडियो को लास्ट में बने रहना है लास्ट तक, क्योंकि वीडियो को लास्ट में कुछ आपको ऐसे टैग वर्ड्स बताने वाला हूँ जिनके माध्यम से आप ऑप्शन देखते ही उस क्वेश्चन को सही कर सकेंगे। ठीक है। तो भाषा विविधता 5वां टॉपिक देखते हैं। इसमें अलग अलग मातृभाषा वाले बच्चों को उनकी मातृभाषा के अनुरूप शिक्षण कार्य करना। ठीक है। तो भाषा विविधता में क्या होता है, जैसे हमारे प्राइमरी स्कूल में अलग अलग मातृभाषा के बच्चे आते हैं, तो उनकी मातृभाषा को हमें प्राथमिकता देनी है और उनकी मातृभाषा के अनुरूप ही हमें शिक्षण कार्य संपन्न करना है। ठीक है। जो भाषा विविधता को कभी बाधक नहीं कह सकते हैं। ठीक है। शिक्षक के लिए कभी भी बाधक नहीं कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। ठीक है। एनसीएफ 2005 है ना, उसी में ये बताया गया है कि भाषा विविधता को कभी भी शिक्षक के लिए बाधक नहीं कह सकते हैं। तो ये शिक्षक के लिए एक अपॉर्चुनिटी बताई गई है, क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षक को भी कई भाषाओं का ज्ञान हो सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भाषा कौशल। ये इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में रिपीट होता ही होता है। ठीक है। तो भाषा कौशल क्या होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है। जिसको अगर हम याद करें तो इसकी इंग्लिश में ट्रिक होती है LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग। अगर हम हिंदी में ट्रिक बनाएं तो सुबोपली। ठीक है। हिंदी में क्या ट्रिक हो जाती है इसकी, सुबोपली। ठीक, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है। तो ये हिंदी में ट्रिक हो गई। और इंग्लिश में याद रखनी है तो इंग्लिश में आपको और शॉर्टकट पड़ेगा LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है। इसमें भी आपको और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि हमारे सुनना और पढ़ना। ठीक है। ये जो दो कौशल हैं वो ग्रहणात्मक कौशल है, यानी कि इनके द्वारा हम भाषा को ग्रहण करते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये जो दो हैं बोलना और लिखना, इनके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि हम बोलकर और लिखकर अपनी बात को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। जो सुनना और पढ़ना है ये ग्रहणात्मक कौशल हैं, और जो बोलना और लिखना है ये हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ठीक है। भाषा कौशल में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने, जो भाषा कौशल हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, और जो श्रवण कौशल होता है वो अन्य सभी कौशलों का आधार होता है, क्योंकि हम सबसे पहले भाषा को सुनते हैं, उसी के बाद अन्य कौशल आते हैं। यानी कि सबसे पहले हम सुनेंगे, फिर बोलना सीखेंगे, फिर पढ़ना सीखेंगे, फिर लिखना सीखेंगे। यानी जो श्रवण कौशल है वो सबसे पहला कौशल है,
उसके उसी पर सभी कौशल डिपेंड होते हैं, यानी कि श्रवण कौशल अन्य सभी कौशलों का आधार होता है। और भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और भाषा कौशल क्रम में ही सीखे जाते हैं। तो आपको एक क्रम है दिया गया है, अभी मैंने बताया LSRW, आप इसी क्रम में भाषा को सीख सकते हैं, कोई और क्रम नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सुनेंगे, फिर बोलना सीखेंगे, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ठीक है। और जो पठन कौशल है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है अर्थ ग्रहण करना। जब आप पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को तो उसका आप अर्थ ग्रहण जरूर करें, तभी पढ़ना माना जाएगा, अन्यथा पढ़ना नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो भाषा कौशल चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा मूल्यांकन, ठीक है। तो मूल्यांकन आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, सतत और व्यापक मूल्यांकन को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। जो प्राइमरी लेवल है उस या अन्य लेवल भी हैं, जूनियर लेवल है, उसमें भी आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन को ही प्राथमिकता देनी है। ये किसी ऑप्शन में आता है तो आपको सही कर देना है। उसके बाद अगला टॉपिक है कि शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है, जिसको हम TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य या दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इन तीनों में आपको दृश्य श्रव्य सामग्री को प्राथमिकता देनी है। श्रव्य वो होती है जिनके द्वारा हम सूचना सुनकर ग्रहण करते हैं, और दृश्य सामग्री वो होती हैं जिनके द्वारा हम सूचना देख कर ग्रहण करते हैं। श्रव्य में रेडियो आ जाएगा और दृश्य में ब्लैक बोर्ड आ जाएगा। और जो दृश्य श्रव्य सामग्री है इसको हमें प्राथमिकता देनी है, यानी ये ऑप्शन में होगा तो इसी को हमें लगाना है, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री हैं। उसका अगला टॉपिक है निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, इसके द्वारा बच्चों की कठिनाइयों, कमियों और त्रुटियों का पता लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि निदान करके यानी कि पता लगाने के बाद बच्चों की कमियों को दूर करना, ये क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण है। जैसे सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, आपकी जो कमी है आप में उसका पता लगाता है यानी निदान करता है, उसके बाद उसका उपचार करता है। तो वो उसी से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको भाषा की कुछ शिक्षण विधियाँ याद रखनी है, जिसमें जो हिंदी पेडागोजी में पूछी जाती हैं। तो पहली है निगमन विधि, ठीक है। निगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले कोई नियम दे दिया जाएगा, फिर उदाहरण, ठीक है, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर चलती है ये, यानी सबसे पहले डेफिनेशन रटवा दी, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो ये होती है निगमन विधि। उसके बाद आगमन विधि में क्या होता है, ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद हम परिभाषा बता देते हैं, ठीक है। तो इससे बच्चा आसानी से सीख सकता है, यानी ये निगमन की अपोजिट होती है। उसके बाद प्रयोग विधि, इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के अवसर बच्चों को दिए जाते हैं। उसका नेक्स्ट है भाषा संसर्ग विधि, इसमें बड़े विद्वानों द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़ने का अवसर बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट विद्वानों से ही सिखाया जाता है, और खेल विधि में खेल द्वारा सिखाया जाता है। तो यहाँ तक हो गए हमारे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब जानते हैं टैग वर्ड्स के बारे में, जिनको देखकर आप ऑप्शन एक बार में ही पढ़कर लगा सकते हैं। तो भाई ये हैं हिंदी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग वर्ड्स, इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये अगर आपको किसी भी ऑप्शन में दिखते हैं ये वाले, तो वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, और ये अगर किसी ऑप्शन में दिखते हैं वो गलत माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये यदि किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन सही माना जाएगा, यानी कि भाषा प्रयोग के अवसर बच्चों को देना, इस तरह का ऑप्शन, ठीक है। और प्रोत्साहित करना, यानी कि जैसे कि किसी ऑप्शन में दिया है भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर बच्चों को देना, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। उसके बाद बच्चों को प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन हमें दिया है तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। हालांकि आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन में नहीं ना दिया हो, ठीक है। जैसे कि दिया होता है ना, इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद व्यापकता, व्यापकता से मतलब है आपका बड़ी चीज़ को आपको देखना है। जैसे कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है समाज, ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, और दिया गया है परिवार, तो इसमें व्यापकता किस में है, ठीक है, व्यापकता आपकी समाज में है, ठीक है। तो समाज को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी होगी। विस्तार यानी कि जिसमें बच्चे के बारे में बच्चे के लिए ज़्यादा जो उपयोगी बताई गई हों बातें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बातें बताई गई हों, विस्तार हुआ हो, उनके द्वारा भी आप सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। या एक ट्रिक ये भी हो सकती है, सीटेट के क्वेश्चन पेपर में हर बार तो नहीं, ज़्यादातर ये होता है जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वही ज़्यादातर सही माना जाता है। 85% केसेस में यही होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि मैंने बताया आपको बड़ा विकल्प, ठीक है, बड़ा विकल्प कह लें या समाज कह लें, इस तरह के जो विकल्प होते हैं, यानी जो बड़ा ऑप्शन होता है वो ज़्यादातर सही माना जाता है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग वर्ड है प्रिंट समृद्ध माहौल, इसके द्वारा 101% ऑप्शन सही ही होगा। इसके बाद कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं जैसे कि सीमितता, ठीक है, सीमित कर दिया जाए, बच्चे की जो अवसर हैं उनको सीमित कर दिया जाए, ठीक है, यानी अवसर तो पॉजिटिव हो गया, यानी उसकी जो पढ़ाया जा रहा है उसको सीमित कर दिया जाए, यानी विद्यालय तक ही सीमित कर दिया गया। क्योंकि जो हमारा NCF 2005 है वो कहता है ये बात कि बच्चे को विद्यालय के साथ साथ विद्यालय के बाहर का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, सीमित नहीं होना चाहिए। केवल मात्र सिर्फ ये अगर किसी भी ऑप्शन में दिखते हैं तो वो ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक डिस्क्रिप्शन है कि कह सकते हैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर कि इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में वो क्वेश्चन में आपको नहीं शब्द नहीं दिया हो, तब ये ऑप्शन उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ही दिया हो तो वो ऑप्शन भी आपका गलत माना जाएगा। याद करना, रटना, कंठस्थ करना ये दिए हों तब भी आपका ऑप्शन गलत माना जाएगा। तो यानी आपको पेडागोजी सॉल्व करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप एक टीचर हैं और आपको जो एटीट्यूड है टीचिंग का वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप बच्चे का हमेशा भला करते हैं, तभी आप पेडागोजी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे, और नेगेटिव टैग वर्ड्स भी आपको हेल्प करेंगे पेडागोजी सॉल्व करने में। ये बच्चों के लिए नहीं करने हैं और ये बच्चों के लिए करना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।